हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज करेंगे प्रैक्टिस सेट संख्या 4। आइए दोस्तों देखने का कार्य करते हैं। आज ये प्रैक्टिस सेट 4 है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, देखिएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादक का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा? क्योंकि 1903 से ये सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य अपने हाथ में लिए थे और 1918 तक। 1918 के बाद ये क्या किए तो किसे सौंपे पत्रिका का संपादन कार्य? प्रश्न यही आपसे पूछा जा रहा है ना। मज़ेदार प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अभी आपसे पीजीटी झारखंड में ये प्रश्न एग्जैक्ट ऐसा ही पूछा गया था। कहाँ पूछा गया था? झारखंड में। आइए आप देखे भी होंगे, ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। कैसे परीक्षाओं में प्रश्न रिपीट होते हैं, प्रश्नों का नेचर समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला है ए पंडित देवीदत्त शुक्ल, बी जगदम्बा प्रसाद मिश्र, सी गया प्रसाद शुक्ल, डी गौरी पंडित गौरी दत्त। 4 ऑप्शन है, आप देखेंगे तो इसका ए नंबर सही होगा। पंडित देवीदत्त शुक्ल को इन्होंने संपादन कार्य अपने बाद दिया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा प्रश्न देखेंगे। दोस्तों बताना चाहेंगे, प्रश्न अगर आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ बटन लाइक की ज़रूर दबा दीजिएगा। आइए दूसरे प्रश्न में चलते हैं। 2013 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलजुल मन के लिए किसे प्रदान किया गया? देख रहे हैं, मिलजुल मन के लिए किसे प्रदान किया गया साहित्य अकादमी 2013 का? केदारनाथ सिंह, मृदुला गर्ग, मैत्री पुष्पा, कृष्णा सोबती। 2 नंबर के प्रश्न में आप ध्यान दीजिएगा तो यह मिला था मृदुला गर्ग को। बी नंबर सही होगा। आइए तीसरा प्रश्न देखेंगे, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, थोड़ा जल्दी चलना होगा, ठीक है। रीति मुक्त सिंगारी कवि नहीं है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि रीति मुक्त, क्योंकि रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और नीति मुक्ति कई प्रकार के रीति काल में कवि पाए जाते हैं, जिसे आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, मुझे ये उम्मीद है। यहाँ पे आप बताइएगा, रीति मुक्त सिंगारी कवि नहीं है। द्विजदेव, आलम, ठाकुर, सेनापति। तो यहाँ पे एक नाम आप देख पा रहे होंगे। सेनापति को किसके लिए जाना जाता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाड, उपेंद्र नाथ अस्क, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो ऐतिहासिक नाटककार के रूप में कौन जाना जाता है? तो राम कुमार वर्मा। डी नंबर सही होगा। आइए फ्रेंड्स 5 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? ये प्रश्न आपके लिए हो सकता है नया हो, तो नोट डाउन कीजिएगा। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी। अच्छा प्रश्न है ना। प्रश्न पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और आपको बताना चाहेंगे, यह प्रश्नोत्तरी 125 प्रश्नों की है। टीजीटी, पीजीटी है ना के लिए लाभकारी है। यहाँ से नेट में भी प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। कर्ता के साथ ने का प्रयोग होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? 5 नंबर में देखेंगे तो यह पूर्वी हिंदी की पूछा जा रहा है प्रश्न ना। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना, ठीक है, नकारात्मक दृष्टि है, तो ये पूर्वी हिंदी में नहीं होता है। बी नंबर सही है। नेक्स्ट 6 नंबर का प्रश्न है, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। भारतीय संविधान में राजभाषा के संबंध में किन अनुच्छेदों में व्यवस्था की गई है? तो 343 से 351 तक आप देख पा रहे होंगे। यह भी प्रश्न बहुत बार यह रिपीट होता है, तो ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। ये भी प्रश्न पूछा गया था। अभी आप देखेंगे झारखंड पीजीटी में, तो ये आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है, अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। और ये याद रखिएगा, तो ये सुधार जो देवनागरी लिपि सुधार में कई सदस्य थे, तो इनका आप सभी का नाम नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा, है ना। आगे चलते हैं। 7 नंबर का प्रश्न हो गया। आप चलेंगे 8 नंबर के प्रश्न पे, ध्यान दीजिएगा। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है अर्धमागधी, मागधी, सौरसेनी, ब्राह्मण, तो यह मागधी। 8 नंबर को ध्यान दीजिएगा, तो यह मागधी अपभ्रंश से हुई है। बी नंबर सही होगा। ये सारे
रिपीटेड प्रश्न है। ग्वालियर की बोली है बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली कन्नौजी। यदि भारत का नक्शा बहुत अच्छे से ध्यान दिए होंगे तो ग्वालियर कहाँ पड़ता है और खूब अच्छे से आप जान रहे होंगे। ये रहा हमारा एक प्यारा सा नक्शा जिसे मैं बना दी। अब आप बताइएगा कि ग्वालियर किधर है ना। तो बताइएगा इसमें। तो ये आप ये प्रश्न को ध्यान से दीजिए। देखिए, ग्वालियर की बोली है बुंदेली, ब्रज, खड़ी बोली कन्नौजी। तो ये कहाँ की बोली है? तो ये ग्वालियर की बुंदेली है 9 नंबर में। नेक्स्ट प्रश्न, अच्छा प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पर। कालिदास ने कश्चित शब्द से किस काव्य ग्रंथ की रचना की? रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभवम, इनमें से कोई नहीं। 10 नंबर में। तो यह मेघदूत कश्चित शब्द से इसकी रचना की थी। 2 रचनाएं किए हैं अपनी पत्नी रत्नावली के। जो एक वर्ड थे उन्हीं को तोड़ के इन्होंने 2 रचनाओं का आविष्कार किया था। 2 रचनाएं इन्होंने प्रतिपादित किया था। दोनों का नाम आप याद रखिएगा। एक कश्चित से है, एक कोई और है। आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, क्योंकि हर प्रश्न का उत्तर हम नहीं देंगे। आप कुछ प्रश्न खोजिए, है ना, ध्यान दीजिए। कालिदास कृत कुमार संभवम में कितने सर्ग हैं? ये मज़ेदार प्रश्न है, तो इसका आंसर आपको बताना होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। कुमार संभवम में कितने, कुमार जब होते हैं तो कितने साल के होते हैं बब? ये तो आपको पता होगा। जब 18 साल के हो जाएंगे तो बालिग हो जाएंगे, 18 साल से छोटे होंगे तो कुमार रहेंगे, मतलब वो बड़े नहीं होंगे। तो ये आएगा, ट्रिक ऐसी है, आप याद करिएगा। 17 साल, है ना। कितने साल के थे, कितने, सॉरी, कालिदास कृत कुमार संभवम में कितने सर्ग हैं? तो 17 सर्ग हैं। ऐसे मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको लर्न कराने का प्रयास किएगा। ट्रिक कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के किस अंक में दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था? तो आपको सभी को पता है, चौथा अंक ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाता है ना, जिसमें बहुत सारे अच्छी चीज़ें शकुंतला को विदाई के समय उनके पिता द्वारा सिखाई जाती है। दामोदर किस कवि का वास्तविक नाम है? माघ का, श्रीहर्ष का, दंडी का, भारवी का। 13 नंबर में आप याद रखिएगा। तो भारवी का नाम दामोदर है। डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, आइए देखिए। पाषाण त्रय सर्ग किस रचना से संबंधित है? कुमार पाल वर्धम, नैषधि चरितम, कितार्जुनियम, काव्यादर्श, दंडी की रचना है। 14 नंबर के प्रश्न में आप ध्यान दीजिएगा। तो पूछा जा रहा है पाषाण त्रय सर्ग किस में है? तो किरातार्जुनियम में है। आगे चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्री हर्ष कृत नैषधि चरितम में कितने सर्ग हैं? संस्कृत से प्रश्न आ रहा है, क्योंकि संस्कृत का पोर्शन टीजीटी पीजीटी में लगा हुआ है, टीजीटी में लगा हुआ है खासकर, है ना, ध्यान दीजिए। 15 नंबर के प्रश्न को आप याद रखिएगा। तो नैषधि चरितम में टोटल जो है कि 22 अंक हैं। ठीक है, एक ट्रिक है कि सुने, है ना। अभी आपने देखा तो यहाँ से पूछा जाता रहा है नैषधि चरितम में, तो 18, 20 और 22 की ये ट्रिक है ना। अभी आपको कुमार संभव में देखा 18 और शिशुपाल वधम में देखेंगे 20, और आपने देखा नैषधि चरम, नए से नैषधि होगा जिसमें 22 अंक हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा। आगे चलिए। कौन सा नाटककार अपने आप को परिणित प्रज्ञ कहते थे? ध्यान दीजिएगा। कालिदास, भारवी, भवभूति, राजशेखर। ठीक है, 16 नंबर के प्रश्न में आप याद रखिएगा। तो भवभूति अपने आप को परिणत प्रज्ञ कहते थे। नेक्स्ट, अब हम चलेंगे 17 नंबर के प्रश्न पे, ध्यान दीजिए। वेड़ी संहारम नामक रचना के रचयिता हैं बाणभट्ट, महाकवि भास, वत्स भट्टी, भट्ट नारायण। 17 नंबर के प्रश्न में देखेंगे तो यह रचना है भट्ट नारायण की। डी नंबर सही होगा। आइए 18 नंबर के प्रश्न को देखिएगा। इनसे प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। भवभूति कृत महावीर चरित नाटक के किस अंक में सीता की अग्नि परीक्षा का वर्णन है? ठीक है, द्वितीय में, चतुर्थ में, पंचम में, सप्तम में। 18 नंबर के प्रश्न में देखेंगे तो सप्तम, डी नंबर सही होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। उच्चरित में प्रयुक्त उपसर्ग है, क्योंकि उसमें व्याकरण के पोर्शन लगे हुए हैं, तो यहाँ उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास सबसे प्रश्न आपको मिलेगा। ध्यान दीजिए। उच्चरित में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? उच्च है, उत है, उप है, उच्च है, कौन सा है भाई? ध्यान दीजिए। उच्चरित च का क्या हो जाएगा 19 नंबर में? तो उत हो गए, त, थ, द, ध। तो ये
त का च हो जाएगा। व्यंजन संधि में ऐसा नियम आपने पढ़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रूप स्था धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का है? ठीक है, स्था धातु मध्यम पुरुष बहुवचन का है। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष ऐसे होता है ना, ध्यान देखिए। प्रथम पुरुष हो जाएगा, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तीन होते हैं उत्तम पुरुष। एक वचन, द्वैवचन, त्रिवचन। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है मध्यम पुरुष बीच वाले का बहुवचन, मतलब बहुवचन। ठीक है, बहुवचन में आप जानते होंगे यहाँ पे विसर्ग का प्रयोग होता है, इतना याद रखिएगा आप। 20 नंबर में याद रखिए, यहाँ पे आपको मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप पूछा जा रहा है, तो ये होगा अतिष्ठतः। क्या होगा? अतिष्ठतः, 20 नंबर। नेक्स्ट, आगे चलिए। गांव के दोनों ओर सड़क है, संस्कृत में अनुवाद है, बहुत बार एडजेक्ट है, यही प्रश्न जो है कि रिपीट होता है। ग्रामम उभय राजमार्गस्य अस्ति, ग्रामम उभयत राजमार्गस्य अस्ति, ग्रामम उभयतः राजमार्गम अस्ति, ग्रामस्य उभयतः राजमार्गम अस्ति। ठीक है, 21 नंबर के प्रश्न में आप ध्यान दीजिएगा, तो होगा ग्रामम, द्वितीया होगी, उभयतः राजमार्गम अस्ति, सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट, रामष्ट टीकते में संधि है, स्तुत्व, जसत्व, चत्व और ष्टुत्व संधि, तो रामस्त टीकते में ष्टुत्व संधि होगा, बी नंबर सही है। ठीक है, संधि भी पढ़नी होगी आप सभी को, याद रखिएगा, है ना। आगे चलते हैं। अच्छा है, देखिए, वध्वैश्वर्य का संधि विच्छेद है, वधुधन, वध्वाधन ऐश्वर्य, वधधन ऐश्वर्य, वधुधन ऐश्वर्य, वधूधन ऐश्वर्य। तो वध्वैश्वर्य में कौन सी संधि होगी, है ना। मज़ेदार प्रश्न, बहुत संधियाँ किए होंगे आप, लेकिन ऐसी संधि नहीं मिलेगी। इसमें क्या होगा? वधुधन ऐश्वर्य, क्योंकि देख रहे हैं वध्व ऐश्वर्य है, तो बड़ा ऊ का मात्रा लगेगा, वध्व ऐश्वर्य, याद रखिएगा। निम्नलिखित में पितृ शब्द का सप्तमी द्विवचन रूप है, पितरो, पिता, पितम, पित्रा, पितरहु। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या सप्तमी पितृ शब्द का सप्तमी द्विवचन में है, किसमें है? पितृ भी। 24 नंबर के प्रश्न को आप याद रखिएगा, तो यहाँ होगा पितरो। क्या होगा? क्योंकि नीचे का पोर्शन आता है ना, नीचे पितरो पितरो पितरो, तो ठीक है, पितृभ्याम पितृभ्याम पितृभ्याम, उसके बाद नीचे दो आता है, तीन, पितृ भी, पितरो पितरो पितरो, पित्रोह, पित्रोह आएगा, विसर्ग लगता है ना 24 नंबर में, तो ये होगा सी नंबर। ठीक है, ध्यान दीजिए। आइए आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस शब्द में द्विगु समास है? रामः, श्यामः, पसेरी, चरण कमल, हिमालय। द्विगु का मतलब होता है संख्यावाची, पसेरी का मतलब 5 शेर। ठीक है, तो ये होगा बी नंबर। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर का, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? संयम है, भ्रमर है, यजमान है, मास है। तत्सम नहीं पूछा जा रहा है, तद्भव पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा, तो इसमें होगा संयम। ठीक है, आगे चलिए। निम्नलिखित में तत्सम, अभी तद्भव पूछा गया, तत्सम पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, नेह, धीरज, रूख, सागर। 27 नंबर को, तो इसमें होगा सागर। आइए आगे चलते हैं 28 नंबर के प्रश्न में, है ना। थोड़ा प्रश्नों को जल्दी जल्दी हल करेंगे, याद रखिए। तत्सम शब्द है गुलाब, गेंदा, फूल, पुष्प। 28 नंबर के प्रश्न में, तो यह है पुष्प, तत्सम शब्द है। तत्धन उसका, तत्धन सम, तत् मतलब उसका, सम मतलब समान। यहाँ देख रहे हैं खटकुड़ वाला सा जहाँ लगा होगा, तो ये तत्सम शब्द होता है, याद रखिएगा। ये खटकोड़ वाला जो स है ये रहेगा, और ये बड़ा वाला स रहेगा। ये दंती स जो होगा ये आ जाता है आपका तद्भव में। कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जिसके माध्यम से तत्सम तद्भव में आप समझ सकते हैं। तद्भव शब्द है सरिता, प्रस्थान, आषाढ़, मगन। 29 नंबर के प्रश्न में देखेंगे तो मगन क्या है? तद्भव शब्द है, हिंदी का शब्द है ना। घास खाना, मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक गरीब होना, घोर मूर्खता का परिचय देना, तुच्छ काम करना, जल्दी जल्दी में काम बिगाड़ना। 30 नंबर में होता है, क्या होगा भाई? घोर मूर्खता, मूर्खता का परिचय देना घास खाने के बराबर होता है।
मखमली जूते मारने का अर्थ है व्यंग्य करना, अपमानित करना, धनी व्यक्ति को प्रताड़ित करना, मीठी बातों से लज्जित करना। तो डी नंबर सही होगा, मखमली जूते मारना प्यार से। निम्न में से पर्यायवाची शब्द छाटिएगा। दास का क्या होगा? पादप, श्रमिक, तात, भृत्य। 32 नंबर के प्रश्न को आप याद रखिएगा तो होगा भृत्य। दास का पर्यायवाची शब्द है ना। अंशुमाली का क्या होगा भाई? क्या किसे अंशुमाली कहते हैं? सांप को, सूर्य को, चंद्रमा को, गर्व को। 33 नंबर के प्रश्न में तो हम सूर्य को अंशुमाली कहते हैं। हवा का पर्यायवाची शब्द है तो क्या होगा भाई? अनल है। यहाँ पे दो पकड़ा, ये तो दोनों वैसे निकल जाएगा। अब आपको याद रखिएगा, अनिल किसी का नाम है। आप कहिए क्या जी है अनिल? आप उड़ते हो क्या? उड़ते हो मतलब हवा में क्या करते हो? हवा। अनल मतलब आग होता है, अनिल मतलब हवा होता है। तो यहाँ पे हवा का पर्यायवाची पूछा गया है। डी नंबर सही है। संयुक्त का विलोम है। संयुक्त का मतलब इकट्ठा होना। अब पूछा जा रहा है इसका विलोम बताओ। अकेला, एकजुट, विच्छिन्न, एकांकी। 35 नंबर के प्रश्न में आप याद रखिएगा क्या होगा भाई? इकट्ठा नहीं तो क्या होगा? एकांकी। यहाँ पे क्या होगा? संयुक्त का। संयुक्त एक, हाँ ये भी याद रखिए, होम साइंस में पढ़ा जाता है संयुक्त परिवार एवं एकांकी परिवार, है ना। जो संयुक्त रहेंगे जहाँ 3 पीढ़ी के लोग रहते हैं, और जो एकांकी रहेंगे जिससे माता पिता एवं उनके अविवाहित बच्चे। तो ये हुआ हमारा परिवार। हम परिवार से सीख लिए, क्या सीखे? विलोम। संयुक्त का विलोम एकांकी। ठीक है, 35 नंबर के प्रश्न में। आइए नेक्स्ट चलेंगे। अगला प्रश्न है, असमर्थ का विलोम क्या होगा? असमर्थ, अ मतलब नहीं, समर्थ, और इसका विलोम क्या होगा? सक्षम होगा, परिश्रमी होगा, कर्मशील होगा, सक्षम होगा कि साहसी होगा। 36 नंबर के प्रश्न को आप याद रखिएगा, सक्षम होगा। असमर्थ है ना, कोई कार्य करने में असमर्थ है, सक्षम मतलब वो कर सकता है। आइए आगे चलेंगे। सर्वनामों के साथ आने वाली विभक्तियों का क्या कहा जाता है? विश्लिष्ट, संश्लिष्ट, श्लिष्ट, इनमें से कोई नहीं। 37 नंबर में आप ध्यान दीजिएगा, इसे कहेंगे संश्लिष्ट। आगे, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण नहीं है? घोष देख रहे हैं, एक होता है जो है कि सघोष, एक होता है अघोष। पहले लिखेंगे अघोष, इसके बाद सघोष, अघोष, ठीक है, फिर सघोष। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा घोष वर्ण नहीं है। ठीक है, 38 नंबर में आप याद रखिएगा। तो स क्या है? यह घोष वर्ण नहीं है। ठीक है, आगे चलिए। अघोष अल्प प्राण ध्वनि है। अल्प प्राण और महाप्राण होता है। तो अल्प प्राण में आता है पहला, तीसरा और पांचवा। महाप्राण में आएगा दूसरा और पांचवा, है ना। तो दूसरा और चौथा, सॉरी, 2 और 4 आएगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है अघोष और अल्प प्राण ध्वनि है, तो महाप्राण तो आएगा नहीं। छ हो गया तो ये कट जाएगा क्योंकि यह महाप्राण हो जा रहा है। त, थ, द, ध, न, तो ये च पहला है, त और च, ये क्या है? अघोष वर्ण है। ठीक है, प, फ, ये भी दूसरा हो जाएगा, कट जाएगा। ट, ठ, महाप्राण हो जाएगा। तो इसमें बचा आपका कौन सा? 39 नंबर के प्रश्न में तो ये बचा डी नंबर। ऐसे ही परीक्षा में आप प्रश्न को हटाते चले जाइएगा, है ना। तो अच्छे प्रश्नों पे आप गड़बड़ी भी नहीं करेंगे और आपका प्रश्न सही हो जाएगा। 40, गंगा हिमालय से निकलती है, इस वाक्य में से है क्या है? से, गंगा हिमालय से निकलती है। करण है, अपादान है, अधिकरण है, सभी गलत हैं। तो ये अपादान है क्योंकि गंगा हिमालय से निकल रही हैं, दूर जा रही है ना, तो यहाँ पे अपादान होगा 40 नंबर में, याद रखिएगा। बी नंबर सही है। नेक्स्ट, क्योंकि अलगाव हो रहा है ना, गंगा निकल रही। भाषा की कौन सी विशेषता सही है? भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, इनमें से कोई नहीं। 41 नंबर को आप याद रखिएगा। यहाँ से पूछा जा रहा है भाषा की कौन सी विशेषता सही है? तो भाषा परिवर्तनशील है और भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती, ये भी बात सही है। यह सामाजिक संपत्ति, तो पूछा जा रहा है कौन सा सही है। ये प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक भरा हुआ है, तो इनमें आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? भाषा की कौन सी विशेषता सही है? ये तीनों सही हैं, है ना। भाषा परिवर्तनशील है, कहा जाता है एक कहावत ना कि 3 कोस पे बानी बदले, 3 कोस पे पानी बदले, कोस कोस पे बानी बदले, है ना। ऐसा कोई एक कहावत कहा गया है,
तो भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। भाषा परिवर्तनशील भी होती है, बिल्कुल सही है। भाषा सामाजिक संपत्ति है, बिल्कुल सही। इनमें से कोई नहीं, आप इसको लगा दीजिए, है ना। पूछा जा रहा है सही होती है, तो ये तीनों सही होती हैं ना। आइए आगे चलते हैं। भाषा के जादूगर के रूप में जाने जाते हैं जैनेंद्र, विद्यापति, भोलानाथ तिवारी, त्रिपाठी और इनमें से डी। 42 नंबर में होगा डी, ठीक है। भाषा के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं तो शिव प्रसाद सहाय। आइए आगे चलते हैं। उदंत मार्तंड पत्रिका थी दैनिक, पाक्षिक, मासिक, साप्ताहिक। तो ये साप्ताहिक पत्रिका थी और यह 1826 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित होती थी, ठीक है, जुगल किशोर के द्वारा। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य है छायापथ, साधना, पूजा, इनमें से कोई नहीं। 44 नंबर के प्रश्न में देखेंगे तो साधना प्रथम गद्य काव्य है। 45 नंबर का प्रश्न है किस रिपोर्टाज विधा में बंगाल के अकाल का चित्रण है? प्लाट का मोर्चा, तूफानों के बीच, अपोलो का रथ, लक्ष्मीपुरा। 45 नंबर में आप याद रखिएगा तो तूफानों के बीच, बी नंबर सही होगा। बंगाल के अकाल का चित्रण इसमें किया गया है। लोहे के दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? जैनेंद्र की, अज्ञेय की, यस्क की या यशपाल की। 46 नंबर के प्रश्न में याद रखेंगे यह कृति है यशपाल की, डी नंबर सही होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। कविता के नए प्रतिमान के लेखक हैं, यहाँ पे दोनों लोगों को दिया है ना, डॉक्टर नामोर सिंह को भी दिया है, लक्ष्मीकांत वर्मा को दिया है। थोड़े से एडजेक्ट परिवर्तन के साथ दोनों लोग रचना किए हैं। कविता के नए प्रतिमान और जो है कि नए प्रतिमान की कविता, ऐसा कुछ उलट के दिया है, लेकिन कविता के नए प्रतिमान है, ये डॉक्टर नामोर सिंह की रचना है, ए नंबर सही होगा। आइए आगे चलते हैं। विश्वम्भर में समास है तो वी क्या है? उपसर्ग है, तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास हो जाएगा, है ना। ध्यान दीजिएगा। 48 नंबर में, एक मिनट, इस प्रश्न को दोबारा देखते हैं। विश्वम्भर में समास है, विश्व में अंबर, ठीक है, तो यहाँ पे इसका तीसरा अंक लिया गया है, अव्ययी भाव नहीं होगा, ये बहुब्रीहि समास होगा, गलती मत कीजिएगा जैसे मैंने किया, ठीक है, ध्यान दीजिए। विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद है, क्या है? विश्वधन मित्र, विश्वाधन मित्र, विश्वधन अमित्र, विश्व मित्र। तो 49 नंबर के प्रश्न में आप याद रखिएगा क्या होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ विश्वधन अमित्र है, ठीक है, विश्वामित्र, विश्वधन अमित्र। अब आप ऐसे बीच से तोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट 50 नंबर के प्रश्न तक हम आ गए हैं दोस्तों। हम प्रश्नों को थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, है ना, ध्यान दीजिएगा। शुद्ध वाक्य पूछा जा रहा है, वह दंड देने योग्य है, वह दंड के योग्य है, वह दंड लेने योग्य है, वह दंड पाने योग्य है, योग्य है लिखा हुआ है। 50 नंबर के प्रश्न में क्या होगा? तो वह दंड के योग्य है, बी नंबर सही होगा। आइए आगे चलते हैं। लोकोक्ति पूछी जा रही है 51 नंबर में। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, एक गुड़ के साथ दूसरा गुड़, बुरे व्यक्ति की बुरी संगत, एक बुरा तो दूसरा उससे भी बुरा, बुराई पर दूसरी बुराई, डी नंबर सही होगा, है ना। 51 नंबर के प्रश्न में आगे चलेंगे। जहाँ पहुँचा न जा सके वाक्यांश है, दुर्गम है, सुगम है, अधिगम है कि अगम है। गम मतलब जाना होता है, अगम मतलब जहाँ न जाया जा सके। यहाँ प्रश्न में पूछा जा रहा है जहाँ पहुँचा ना जा सके वाक्यांश में। 52 नंबर के प्रश्न में देखेंगे अगम होगा, क्या होगा? अगम। आइए आगे चलते हैं। गौशाला में समास है, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। गौशाला में समास है, द्वंद्व है, कर्मधारय है, दिगु है और तत्पुरुष है। 53 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे यहाँ पे तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट प्रश्न, दही बड़ा में समास है, दही में बड़ा, ठीक है, दही में बड़ा, दही में बड़ा डाला जाता है ना, दही में बड़ा। अगर जहाँ कर्ता और कर्ता कारक कोई भी होगा वहाँ पे कौन सी समास होगी? तो तत्पुरुष समास होती है। 54 नंबर के प्रश्न में याद रखिएगा यह तत्पुरुष समास का एक उदाहरण है। हरियाणवी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अर्धमागधी, सौरसेनी, मागधी, नागर अपभ्रंश। 55 नंबर के प्रश्न में आप याद रखिएगा तो यह है सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है हरियाणवी हिंदी का विकास। पाली भाषा की समय सीमा मानी गई है 1000 से 500 ईस्वी तक, 500 ईस्वी से प्रथम शताब्दी तक, 1000 ईस्वी से 500 तक, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक। 56 नंबर का प्रश्न है, आप याद रखिएगा 500 ईस्वी से
प्रथम शताब्दी ईस्वी तक। ठीक है, 56 नंबर के प्रश्न का उस आंसर होगा बी नंबर। आइए आगे चलते हैं, देखेंगे अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे है। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? नकारात्मक दृष्टि से यह प्रश्न पूछा गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ब्रजभाषा, अवधी, बुंदेली, कन्नौजी। तो यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है? कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो आपको पता है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, है ना। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी कहाँ की बोलियाँ हैं? ठीक है, यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है आपसे। 57 नंबर का प्रश्न है, याद रखिएगा। तो ये बुंदेली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, कहाँ आती है? तो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत ये आती है, क्योंकि ब्रज, अवधी ये कहाँ आती हैं? तो ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है ना। प्रेम मरम जाने बिनवरी को जीवत नाहि, पंक्ति किसकी है? कबीर की, सूरदास की, मीराबाई की, रसखान की। 58 नंबर में देखेंगे तो यह पंक्ति है रसखान की, डी नंबर सही होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 59 नंबर का, है ना, याद रखिएगा। प्रश्न इधर है, इसका ऑप्शन इधर है। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी या तुलसी की कला, पंक्ति ली गई है निराला से, तुलसीदास से, हरिओद से, भिखारीदास से। बहुत बार पूछी जाने वाली पंक्ति है, तो यह हरिओद की पंक्ति है। हाँ, ये देखिए अच्छा प्रश्न है। रामचरितमानस का उत्तरकांड यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में, असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीएचएससी के भी पाठ्यक्रम में आपसे पूछा जा रहा है, रामचरितमानस का तीसरा कांड कौन है? तो एक ट्रिक है बालकसु। ठीक है, याद रखिए। तो बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड। यहाँ पे तीसरा कांड कौन सा आया? तो अरण्य कांड, है ना। 60 नंबर के प्रश्न में अरण्य कांड होगा। आइए आगे चलते हैं। 61 नंबर का प्रश्न है, रीति आधे पे आ चुके हैं। रीतिकाल को सिंगार काल नाम किसने दिया? ये भी अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। यह टीजीटी में पिछली बार आया हुआ प्रश्न था कि रीतिकाल को सिंगार काल नाम देने का सुझाव किसने दिया? बहुत सारे लोग ने यहाँ पे प्रश्न को गलत किया था। सुझाव तो शुक्ल जी ने दिया था, कह किसने दिया? तो कह दिया भाई आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने। ठीक है, आगे चलेंगे। कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है केशवदास को। आगे चलिए। रीतिकाल का समय है 1700 से 1900 ईस्वी, 1700 से 1800 ईस्वी, 1643 से 1843 ईस्वी। 63 नंबर के प्रश्न में होगा, आपसे पूछा जाए रीतिकाल का समय, है ना, तो 1643 से 1843 ईस्वी तक। बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा? शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पदम सिंह शर्मा, सभी गलत हैं। 64 नंबर के प्रश्न में यहाँ पे याद रखिएगा, तो यहाँ पदम सिंह शर्मा ने शक्कर की रोटी कहा है बिहारी की कविता को, बिहारी सत्रही को, है ना। आगे चलिए। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं, कथन किसका है? तो यह कथन शुक्ल जी का है ना। 65 नंबर में जो प्रश्न इजी है वहाँ समय नहीं बर्बाद करेंगे, आप सबको पता है। तुलसी आधुनिक वातायन के लेखक हैं। तुलसी आधुनिक वातायन के लेखक हैं। अशोक वाजपेयी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रमेश शाह और रमेश कुंतल। 66 नंबर के प्रश्न को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, तो यह है रमेश कुंतल, मेक का डी नंबर सही होगा। आपको बताना चाहे दोस्तों कि मैं वीडियो को एडिटिंग नहीं करती हूँ, ऐसे हमने वीडियो को सीधा मैं अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि मुझे एडिटिंग बिल्कुल नहीं आती, समय भी नहीं मेरे पास, समय अभाव है ना। तो मैं वीडियो को बनाती हूँ ऐसे। अब आप वीडियो को देख रहे हैं, मेरा कोई भी वीडियो, उसकी स्पीड तेज करके देख लीजिएगा, है ना। 67 नंबर के प्रश्न में अब आप उत्तर दीजिएगा। क्या होगा? कामायनी क्या है? कैसी विधा की रचना है? तो नाटक है, निबंध, उपन्यास है, काव्य? तो यह काव्य है। 1935 में इसका प्रकाशन हुआ है। यह प्रसाद जी का महाकाव्य है। 15 सर्ग है इसमें, है ना। आगे चलिए देखिए, 67 नंबर का प्रश्न है। अब हम चलेंगे 68 नंबर के प्रश्न में। भोलाराम का जीव निबंध के लेखक हैं कुबेरनाथ राय, शांतिप्रिय द्विवेदी, विद्या निवास में हरिशंकर परसाई। और ये भोलानाथ का जीव जो रचना है ये लगी हुई है हरिशंकर परसाई की यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में। ठीक है, अब देखिए। गेहूं और गुलाब में गेहूं किसका प्रतीक है? कला और संस्कृत का, भूख का, पूंजीवाद का, राजतंत्र का। 69 नंबर के प्रश्न में पता है आपको कि गेहूं भूख का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? तो भूख का प्रतीक है। ललित निबंधकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कुबेरनाथ राय, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। 70 नंबर के प्रश्न में याद रखिएगा कुबेरनाथ राय क्या है? तो ये ललित निबंधकार है। आगे आइए।
स्ट्राइक कहानी के रचनाकार हैं भगवती चरण वर्मा, रमेश बच्ची, राजकुमार वर्मा और भुवनेश्वर। 71 नंबर के प्रश्न में याद रखिएगा कि स्ट्राइक एकांकी भुवनेश्वर प्रसाद जी की है। आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक, जो पहला अभिनीत जिसका अभिनय किया गया हो, आनंद रघुनंदन, जानकी मंगल, परीक्षा गुरु, एक घुट। तो जानकी मंगल है भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक, है ना, ध्यान दीजिए। संस्कृत के चौर पंचाशिका के बंगला संस्करण से भारतेंदु ने किस नाटक का अनुवाद किया था? रत्नावली, पाखंड विडंबन, विद्यानिवास मिश्र, धनंजय विजय। 73 नंबर के प्रश्न को याद रखिएगा, यह विद्यानिवास मिश्र है जिसका इन्होंने अनुवाद किया था। 74 नंबर का प्रश्न है, साहित्य के किस युग को जागरण काल कहा जाता है? वैसे तो जनता जग गई थी, कहाँ जगी थी? भारतेंदु युग में, ठीक है। जागरण एवं सुधार काल कहा जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है 74 नंबर में। तो याद रखिएगा जागरण, सुधार काल, क्योंकि सामाजिक सुधार, राजनैतिक सुधार, लड़कियों की कम उम्र में शादी करना, ये सब चीज़ को रोके थे। बच्चों को बड़े हो जाने के बाद शादी कीजिएगा। भारतेंदु का जब नाटक पढ़ोगे ना, बलिया वाला व्याख्यान, तो आप सारी चीज़ समझ जाओगे। जागरण भी किए इन्होंने हिंदी के प्रति, इन्होंने हिंदी को नई चाल में ढली बताया और उसके बाद इन्होंने सुधार भी किया, है ना। 74 नंबर के प्रश्न में आप इस प्रश्न को याद रखिएगा, कई बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। आइए, हरिओदकृत परिप्रवास पर कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, मंगला पारितोष, सरस्वती पुरस्कार। तो याद रखिएगा प्रसाद ने कमायनी लिखा, उन्हीं को भी यही मंगला पारितोष पुरस्कार मिला था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा था निबंध, ठीक है, निबंध लिखा था चिंतामणि भाग 1, उनको भी यही जो है कि मिला था मंगला प्रसाद पारितोष, जिसमें 500 रुपये मिलते थे। 75 नंबर का प्रश्न रहा, हरिओद को क्या मिला था? तो मंगला पारितोष पुरस्कार। आइए हम देखेंगे अब 76 नंबर के प्रश्न को। पंत की पहली रचना है वीणा, ग्रंथि, गिरजे का घंटा, इनमें से कोई नहीं, तो गिरजे का घंटा इनकी पहली रचना है। 76 नंबर का प्रश्न है। आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक पढ़ेंगे तो स्पष्ट उन्होंने लिखा हुआ है। 77 नंबर का प्रश्न है, किस उपन्यास में एक यात्रीशाला में ठहरे हुए यात्री की एक रात की जिंदगी, कितनी रात की? एक रात की जिंदगी का वर्णन किया गया है? चांदनी रात के खंडहर, सोया हुआ जल, डांग बंगला, अंधेरे बंद कमरे। 77 नंबर के प्रश्न का आप उत्तर दीजिएगा, तो यह है सोया हुआ जल। नेक्स्ट, मोहन राकेश का कौन सा उपन्यास आधुनिकता से अधिक प्रभावित है? अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, न आने वाला कल, इनमें से कोई नहीं। 78 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा? तो ये होगा न आने वाला कल, सी नंबर सही होगा। आइए आगे चलते हैं। बालक की जिंदगी को आधार बनाकर लिखा गया हिंदी का सबसे सफल और कलात्मक उपन्यास है जिंदगी नामा, आपका बंटी, ए लड़की, अलमा कबूतरी। तो आपका बंटी है, बहुत ही मज़ेदार है यह उपन्यास, यह जो है कि उपन्यास है यह, तो इसे आप ज़रूर पढ़िएगा। ये मन्नू भंडारी द्वारा, राजेंद्र यादव की पत्नी थी मन्नू भंडारी, उन्होंने लिखा था, क्योंकि लगभग 35 साल में इन्होंने क्या किया था? राजेंद्र यादव को तलाक दे दिया था। उसके बाद इन्होंने यह रचना लिखा है, बहुत ही मार्मिक है, जैसे लगता है लेखिका के स्वयं के जीवन में भोगी हुई चीज़ें हैं, तभी तो इतने अच्छे से स्पष्ट हुई है ना। याद रखिएगा। आगे चलेंगे 80 नंबर में, और ये भी याद रखिएगा कि यह आपका बंटी उपन्यास यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ। यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं तो पूरे उपन्यास के पढ़ने का, पूरा उपन्यास आप पढ़िएगा, बहुत ही प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है ना। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है 80 नंबर का, इंसानी नस्ल किस कहानी, इंसानी नस्ल किस महिला कथाकार की कहानी है? कमल कुमार, नमिता सिंह, नसीरा शर्मा, मृणाल पांडे। 80 नंबर के प्रश्न को देखेंगे तो यह नासिरा शर्मा की है, सी नंबर सही है। आइए आगे चलेंगे। पुनर्वा के रचना काल हैं वृंदावन वर्मा, अमृतलाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सभी गलत है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का यहाँ उपन्यास है पुनर्वा, ठीक है। सुखमय जीवन किस विधा की रचना है? कहानी, नाटक, उपन्यास, काव्य। तो यह कहानी, नाटक, कहानी है। सबसे पहले बात, सुखमय जीवन बुद्धू का काटा, उसने कहा था। गुलेरी जी की 3 रचनाएं हैं, और गुलेरी जी 3 रचनाओं की जो 3 रचनाएं कहानी करके ये हिंदी जगत में अपने आप को एक कहानीकार के रूप में, सफल कहानीकार के रूप में अपना स्थान बनाया, खासकर उसने कहा था, ठीक है।
आगे चलिए 83 नंबर का प्रश्न है, आधुनिक हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी की लेखिका है महादेवी वर्मा, मैत्री पुष्पा, बंग महिला और कृष्णा शोभती। 83 नंबर का प्रश्न है, उत्तर दीजिएगा। तो यह बंग महिला, ठीक है। इनकी भी एक रचना लगी हुई है, तो यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में 2 कहानियाँ लगी हुई हैं और एक निबंध। पिता दर पिता के रचनाकार है। अभी पिता कहानी आपने पढ़ा होगा, यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई है, लेकिन ये कहानी पूछी जा रही है पिता दर पिता के रचनाकार हैं। 84 नंबर की यह रचना है, तो ध्यान दीजिए, सुरेंद्र अरोड़ा का, रमेश बच्ची का, उदय प्रकाश का, कुंवर नारायण का। तो ये रचना है रमेश बच्ची का, ठीक है। अब चलेंगे 85 नंबर के प्रश्न पे। प्रश्नों की श्रृंखला पूरे 125 है ना। एक चीज़ कहना चाहेंगे दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट छोड़िएगा और वीडियो को अपने दोस्तों को तक जरा शेयर तो कीजिए, कुछ बच्चे और तो जुड़ जाएं। बचपन के, आइए चलते हैं प्रश्न पे। बचपन के 2 दिन किसकी आत्मकथा है? शिव पूजन सहाय, हरिवंश राय बच्चन, सेठ गोविंद दास और डॉक्टर देवराज उपाध्याय। 85 नंबर का प्रश्न है, आप उत्तर दीजिएगा। तो ये है डॉक्टर देवराज उपाध्याय का बचपन के 2 दिन आत्मकथा है। नेक्स्ट प्रश्न, हंस पड़ कुसुमों में छवि गान, जहाँ जग में पद चिन्ह पुनीत। पंक्ति ली गई है, कहाँ से ली गई? गुंजन से, लहर से, आंसू से, कमायनी से। तो ये आप पढ़ के ही समझ पा रहे होंगे। हंस पड़ कुसुमों में छवि गान, जहाँ जग में पद चिन्ह पुनीत। तो हमें लग रहा है ये आंसू की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? तो आंसू की पंक्ति है, लेकिन ये आंसू की पंक्ति नहीं है, ठीक है, गुंजन की है। ए नंबर सही है। कभी कभी ऐसे पंक्तियां हमें कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती हैं। 60 वर्ष एक रेखांकन किसकी आत्मकथा है? प्रेमचंद, पंत, निराला, इनमें से कोई नहीं। 87 नंबर के प्रश्न को आप याद रखिएगा, यह है पंत का। 60 वर्ष एक अंक। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय कृत प्रेमचंद की जीवनी है। कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, प्रेमचंद घर में है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रेमचंद घर में है, शिवरानी देवी उनकी पत्नी ने लिखा है। और कलम का मजदूर आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। 88 नंबर के प्रश्न का उत्तर होगा कलम का सिपाही, ठीक है। और प्रेमचंद घर में है, ये है शिवरानी देवी का। अमर सिंह राठौर नाटक है। प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी, अंबिका दत्त, राधा कृष्ण दास। 89 नंबर के प्रश्न का आप उत्तर दीजिएगा। तो ये है राधा चरण गोस्वामी जी का। आइए 90 नंबर का प्रश्न है, देवताओं से हमारी बातचीत किसका निबंध है? प्रेमघन, अज्ञेय, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट। 90 नंबर के प्रश्न को देखेंगे तो बालकृष्ण भट्ट का डी नंबर सही है। नेक्स्ट, प्रणय भंग है, यह कैसी रचना है? प्रबंध काव्य है, गीत काव्य है, महाकाव्य है, इनमें से सभी गलत है। 91 नंबर के प्रश्न में आप याद रखिएगा, तो यह प्रबंध काव्य है, ए नंबर सही होगा। आइए ठाकुर गुरभक्त सिंह की सबसे प्रसिद्ध कृति है नूरजहां, महाकाव्य है, खंड काव्य है, प्रबंध है, गीति नाट्य है। तो ठाकुर गुरभक्त सिंह की क्या है यह प्रसिद्ध कृति? नूरजहां। नूरजहां क्या है पूछा जा रहा है? महाकाव्य, खंड काव्य, प्रबंध काव्य, गीति काव्य। 92 नंबर में आप याद रखिएगा, तो यह एक प्रबंध काव्य है। क्या है? सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट 93 नंबर में मौर्य विजय काव्य है, महाकाव्य है, खंड काव्य है, नाटक है, इनमें से कोई नहीं। 93 नंबर के प्रश्न में आप याद रखिएगा, यहाँ एक खंड काव्य है। कौन सी काव्य है? बी नंबर सही होगा, यहाँ एक खंड काव्य है। अब चलिए 94 नंबर में वीरांगना नाटक उपन्यास के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, राम नरेश त्रिपाठी और जगन्नाथ। 94 नंबर के प्रश्न को आप याद रखिएगा, यह राम नरेश त्रिपाठी का उपन्यास है। केशवदास किस काव्य संप्रदाय से संबंध रखते हैं? रीति से, वक्रोक्ति से, अलंकार से, ध्वनि से। 95 नंबर के प्रश्न में आप याद रखिएगा, यह रखते हैं अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं केशवदास जी। इनमें से कौन सा नकेनवादी रचनाकार नहीं है? नरेश मेहता, केसरी कुमार, नलिन गुणचंद शर्मा, केदारनाथ नहीं है, ठीक है, डी नंबर सही होगा। ये 3 ऊपर वाले हैं। रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध हैं भाषाविद, आलोचक के रूप में, कोशकार के रूप में, कवि के रूप में। तो यह कोशकार के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है, श्रृंखला की कड़िया, साहित्य का उद्देश्य, पल्लव की भूमिका, काव्य तथा अन्य निबंध। 98 नंबर में आप याद रखेंगे, पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है।
उपसर्ग रहित शब्द, सहित नहीं है, रहित है मतलब उपसर्ग नहीं है। एक होता है यही से शब्द सहित, सहित का मतलब है साथ में होने वाला, रहित का मतलब न होने वाला। तो पूछा जा रहा है उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। सुयोग्य, निकास, वियोग, सुरेश। रेस कोई शब्द नहीं होता है, सबको तोड़ने से पहले दोनों अर्थ सार्थक होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सुयोग मतलब सुंदर योग, निकास मतलब कास निकास नहीं, वियोग मतलब वि उपसर्ग है, योग है, और सुरेश 99 नंबर के प्रश्न में होगा सुरेश में को उपसर्ग नहीं है, ठीक है, याद रखिए। पुरोहित शब्द में उपसर्ग है पुर, पुरा, पुरह, पुरो। 100 नंबर में याद रखिएगा यह है पुरह उपसर्ग है, ठीक है। 100 नंबर याद रखिए, सी सही होगा। 101 नंबर तक प्रश्नों पे हम पहुंच गए हैं दोस्तों। आपको बताना चाहेंगे, प्रश्न अच्छा लगेगा तो अपने मित्रों को जरूर जोड़िएगा, है ना। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। उपसर्ग और प्रत्यय, यहाँ पे प्रत्यय पूछा जा रहा है, ये भी याद रखिए। अभियोग, परोपकार, अमियोग, बहाव। आओ प्रत्यय कहाँ लगा हुआ है। 101 नंबर के प्रश्न में याद रखेंगे, डी नंबर सही होगा, है ना। मेरा विश्वास है कि इस योजना से हमारे देश की आर्थिक उन्नति होगी, में वाक्य है। तो मेरा विश्वास है कि इस योजना से हमारे देश की आर्थिक उन्नति होगी। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य 3 होते हैं। सरल वाक्य में एक विधेय होता है, ठीक है, और एक सरल वाक्य में बस एक कर्ता एक कारक होता है ना, और मिश्र वाक्य में बस एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड होता है। जहाँ आप ऊपर देख पा रहे होंगे, मेरा विश्वास है कि इस योजना से हमारे देश की आर्थिक उन्नति होगी। संयुक्त वाक्य होगा तो और एवं से जुड़ा हुआ वाक्य आपको मिलेगा, बहुत अच्छे से आप पहचान जाएंगे। 102 नंबर के प्रश्न में क्या होगा, यह एक मिश्र वाक्य है, ठीक है, ध्यान दीजिए। शुद्ध शब्द है अंतः, अंतर ध्यान, अंतःधान ध्यान, अंतर्धान, अंतर्धान। तो कौन सा शब्द शुद्ध है। आप इजी प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, तो डी नंबर सही होगा, शुद्ध है। आइए आगे चलेंगे 104 नंबर के प्रश्न पे। प्रश्न थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए, छोटे छोटे प्रश्न है लेकिन मज़ेदार प्रश्न है ना। शुद्ध शब्द है रचयिता, 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 रचयिता। कौन सा शब्द शुद्ध है 104 नंबर में, तो रचयिता शब्द शुद्ध है, 1 नंबर सही होगा। आगे देखिएगा, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। सब्जी, कहानी, नहर, व्यय। तो आय होती है, व्यय किया जाता है। यहाँ पे पुल्लिंग शब्द आपसे पूछा जा रहा है 105 नंबर में, तो व्यय क्या है, यह पुल्लिंग शब्द है, पुरुषवाचक है ना। देखिए, बम किस भाषा का शब्द है। अरबी, तुर्की, डच, पुर्तगाली। 106 नंबर के प्रश्न में आप याद रखिएगा, यह डच भाषा का शब्द है, ठीक है। आगे चलेंगे, सारस शब्द है। सारस क्या है, अरबी है, पुल्लिंग है, तुर्की है, सभी गलत है। 107 नंबर के प्रश्न को याद रखिएगा, यह पुल्लिंग शब्द है सारस, ठीक है। भाववाचक संज्ञा नहीं है, पढ़ाई, खटास, मिठास, सुंदर। क्या नहीं है भाई, इसमें से कौन सा ऐसा जो भाववाचक संज्ञा नहीं है 108 नंबर में। तो आप देख पाए होंगे, यह क्रिया है, पढ़ाई हो रही, खटास और मिठास यह भाव है। क्या है, भाव है। पूछा जा रहा है भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो सुंदर क्या है, विशेषण है, ठीक है। नेक्स्ट, व्यक्तिवाचक संज्ञा है राजनेता, छात्र, शिक्षक, राम। 109 नंबर में याद रखेंगे, राजनेता बहुत सारे नेता पूरे राज्य के, छात्र बहुत सारे छात्र, लड़की लड़के सभी मिला के, शिक्षक मतलब पूरा शिक्षक समुदाय। यहाँ पे पूछा जा रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो राम क्या है, स्पेशल एक व्यक्ति का नाम है, यह डी नंबर सही होगा। आइए आगे चलते हैं, कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है, ठीक है, यह क्या है, संबंध वाला है, और ये क्या है, और कॉमा है, ये क्या है भाई बताइए। 110 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे क्या सही है, तो अर्ध विराम पूछा जा रहा है, तो यह डी नंबर सही है, ठीक है, अर्ध विराम। आगे चलिए, भाव संधि, भाव सबलता तथा भाव शांति किस भाव की प्रमुख विशेषता है। ये प्रश्न आपके लिए हो सकता है नया हो, नोट डाउन कर लीजिएगा। विभाव है, आलंबन है, व्यभिचार भाव है, इनमें से कोई नहीं, तो यह व्यभिचारी भाव है, सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट, लपटी पुह परागपद सनिस्वेद मकरंद में कौन सा दोष है। न्यून पदत्व दोष है, पुनरुक्ति दोष है, अक्रमत्व दोष है, अधिक पदत्व दोष है।
112 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे तो इसमें अधिक पदत्व दोष है, डी नंबर सही होगा। आइए आगे चलते हैं। नृप को कह हम दीजिए अथवा मत गजेंद्र में प्रमुख दोष है, क्या दोष है? अक्रमत्व दोष है, क्लिष्टत्व दोष है, पुनरुक्ति दोष है, दुष्कर्म दोष है। 113 नंबर में याद रखेंगे इसमें दुष्कर्म दोष है। इस टॉपिक को आप, अगर आपका यह प्रश्न गलत हो रहा है, इस टॉपिक को आप एक बार जाके फिर से पढ़िएगा। कौन स्वेद 14 नंबर का प्रश्न है। स्वेद, कंप, रोमांस, स्तंभ, स्वरभंग, अश्रु, निर्वेद, प्रलय, गर्भ, वैवर्ण आदि में से कौन सा जोड़ा सात्विक अनुभाव का नहीं है? ठीक है, तो आप याद रखेंगे रोमांस और प्रलय, कंप और अश्रु, वैवर्ण और स्वेद। ये निर्वेद और गर्भ ये आपने नहीं पढ़ा होगा। कहाँ नहीं पढ़ा होगा? तो सात्विक अनुभाव में। ठीक है, 114 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे डी सी सही होगा, है ना। चलिए 115 नंबर का प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। भोज्य भोजक का संबंध किस आचार से है? भोज्य भोजक, तो ये आप जो है कि इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत है। यह प्रश्न आपके लिए हो सकता है कि नया हो। कैसा प्रश्न हो? तो नया प्रश्न हो, याद रखिए। देखिए, ध्यान देंगे आप इस प्रश्न पे। तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है भोज्य भोजक का संबंध किस आचार्य से है? तो ये इसके आचार्य हैं भट्ट, शंकुक, अभिनव गुप्त, भट्ट, लोल्लट। इनमें से कोई नहीं, तो ये डी नंबर सही होगा, इनमें से कोई नहीं। अब आप याद रखिएगा, यहाँ जैसे पूछा गया भोज्य भोजक का संबंध किस आचार्य से है, तो ये इसके आचार्य जो हैं वो हैं उसके आचार्य हैं भट्ट नायक। कौन है? भट्ट नायक। एक प्रश्न और, अब भट्ट नायक का हो गया। अब आप देखिएगा व्यंग्य व्यंजक का संबंध है, तो ये अभिनव गुप्त से है। किससे है? अभिनव गुप्त से का कौन सा है? तो व्यंग्य व्यंजक संबंध। अब उत्पाद्य उत्पादक किससे है? तो भट्ट लोल्लट का है। अब शंकुक का रह गया। शंकुक का क्या है भाई? तो इनका है अनुमाप्य अनुमापक। नोट डाउन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है, ध्यान दीजिए। रस सूत्र के कौन से आचार उपचयवाचक से संबंधित है? 116 नंबर के प्रश्न में आप बताएंगे कौन से हैं भाई उपचय से संबंधित हैं। ठीक है, 116 नंबर का भी प्रश्न बहुत मज़ेदार है, याद रखिएगा। तो रस सूत्र में उपचयवाद से संबंधित है, तो भट्ट लोल्लट का उपचयवाद से संबंध है। नेक्स्ट, ये भी प्रश्न अच्छा है, बहुत नाटक उपन्यास आपने पढ़े होंगे। इस प्रश्न को देखो, इनमें कौन सी दो नारी पात्र अपने प्राणों का बलिदान करती हैं? कार्नेलिया, सुहासिनी, अलका, कल्याणी, मालविका, अलका और अलछेंद्र। 117 नंबर के प्रश्न हैं। ठीक है, तो ये कल्याणी और मालविका क्या करती हैं? अपने प्राणों का बलिदान कर देती हैं। अब कमेंट सेक्शन में आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा प्रसाद के किस नाटक की यह पात्र हैं कल्याणी और मालविका? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी। तीनों नाटक पूरे चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं। आप ज़रूर पढ़िएगा और इनको देखिएगा कि ये कहाँ से और किस नाटक की ये पात्र है। आगे चलेंगे 118 नंबर के प्रश्न में। चंद्रगुप्त नाटक के पुरुष पात्र की पहचान कीजिए। चाणक्य नंद, पर्वतेश्वर चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेल्यूकस, चंद्रगुप्त विष्णुगुप्त। ठीक है, 118 नंबर के प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिएगा, तो यह होगा चंद्रगुप्त और विष्णुगुप्त। ठीक है, डी नंबर सही होगा। इसी का नाम चाणक्य है, विष्णुगुप्त का दूसरा नाम। अब ये प्रश्न का उत्तर दो सभी लोग। तो यहाँ पे प्रश्न का आंसर जो होगा वो दूसरे साइड में है, तो इस प्रश्न को आप मिलान कर लीजिएगा। अच्छा प्रश्न है, 119 नंबर का प्रश्न है, जिसमें याद रखेंगे आप 119 नंबर। ठीक है, 119 नंबर के प्रश्न को आप याद रखिएगा, ध्यान दीजिए। यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, सुमेलित कीजिए एकांकियों की नायिकाएं कौन कौन सी है? रेशमी टाई किसका है? 18 जुलाई की शाम किसका है?
टेस किसका है, इंद्रधनुष किसका है ना। मज़ेदार प्रश्न, 19 नंबर का प्रश्न, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका आंसर आगे है, मैं यहीं पे मिलान कर देती हूँ ताकि आप यहीं से नोट कर लें, है ना। तो याद रखिएगा, रेशमी टाई किसका है, ललिता का है, ठीक है। 2 नंबर, 18 जुलाई की शाम, 18 जुलाई की शाम किसका है, तो ये है भाई, ये है उषा का, ठीक है। 3 नंबर, टेस किसका है, टेस की पात्रा भाई कौन सी है, तीसरे नंबर में। तो अब आप बताइएगा कि टेस की नायिका कौन सी है, ठीक है। टेस में कौन सी नायिका है, सी नंबर। तो ये है भैया प्रभात कुमारी, टेस में प्रभात कुमारी है। अब बचा आपका इंद्रधनुष मंजू का। 19 नंबर में इंद्रधनुष किसका है, मंजू का है। तो 2 3 2 3 1 4, आइए ऑप्शन पे देख लेते हैं। 2 3 1 4 यहाँ पे ये पहला होगा, ठीक है। 2 3 1 4, आइए आगे चलते हैं। किसुक गुलाब कचनार और अनारस की डारन में डोलत अंगारन के पुंज, इसमें कौन सा अलंकार है, व्यक्ति, रेत, अतियुक्ति, दृष्टांत, अपहुनुत। अब उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक, ऐसा अलंकार नहीं पूछा जाएगा आपसे, अब ऐसे अलंकार पूछे जाएंगे। इसमें कौन सा है, तो इसमें है अतियुक्ति अलंकार। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, पहले पूछा जाता और रूपक, उपमा ये सब पुराने हो गए। सुनिए तासुगुन ग्राम जासु नाम अध खग बधी, क्या है इसमें, कौन सा अलंकार, असंगति है, उत्प्रेक्षा है, परंपरित, रूपक है, प्रतीक अलंकार। 121 नंबर के प्रश्न में आप ध्यान देंगे तो यह परंपरित रूपक अलंकार है। बहुत प्रसिद्ध पंक्ति आपके सामने है, आंचल में दूध और आँखों में पानी में कौन सा शब्द शक्ति है, अविधा, व्यंजना, लक्षणा। 122 नंबर में इसमें लक्षणा है, ठीक है। आगे चलिए, ध्वनि सिद्धांत का विरोध किसने किया, वामन ने, धनिक ने, मम्मट ने, विश्वनाथ ने। कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, धनिक ने किया था, देख रहे हैं, ध्वनि का विरोध। 124 नंबर का प्रश्न है, मीत तिहारे बदन पर मूर्खता दर्शात, मम मुख दर्पण विमल है आज विदित यह बात, क्या है इसमें पूछा जा रहा है, कौन सी शब्द शक्ति है, अविधा है, गौड़ी लक्षणा है, अविधा है, व्यंजना है। 124 में प्रश्न अच्छा है, इसमें क्या है, व्यंजना है, ठीक है, व्यंजित हो रहा है। आज का अंतिम प्रश्न, अनुमानवादी आचार्य कौन माने जाते हैं, हो सकता है यह प्रश्न आपके लिए नया हो, नोट डाउन कीजिएगा। तो कौन से है, भोज है, महिम भट्ट है, आनंदवर्धक है, कुंतक है, तो ये महिम भट्ट है, बी नंबर सही होगा। दोस्तों एक चीज़ बताना चाहेंगे कि बहुत सारी चीज़ें चैनल पे अपलोड कर दी गई। यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं तो 24 कहानियाँ हैं, निबंध है, उपन्यास हैं, कई ठो आपके चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं। प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिएगा और आप देखेंगे टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न हमने जो है कि काल वाइज जो है कि प्लेलिस्ट बना दिया है, जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, कहानी, उपन्यास, निबंध, सबकी जितने प्रश्न एक जगह कलेक्शन करके लगभग 20 से 25 वीडियोज़ हैं, आप ज़रूर देखिए। यकीन दिलाती हूँ कि यदि आपने बहुत अच्छे से कर लिया तो आप बहुत अच्छा कर जाएंगे एग्ज़ाम में, है ना। बार बार प्रैक्टिस से हमारी गलतियाँ सुधरती है, तो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट छोड़िएगा। आप आगे किस पे वीडियो चाहते हैं हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। विषम परिस्थितियों में ऑफिस है, मतलब कॉलेज है, सब कुछ है, उसके बीच मैंने ये वीडियो बनाया आप सभी के लिए। आप सभी की डिमांड थी कि इसको पूरा करवाया जाए। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर पसंद आएगा तो अपने दोस्तों को चैनल से ज़रूर जोड़िएगा, थोड़ा और बच्चे पढ़ेंगे, हमें अच्छा लगेगा बस, बाकी और कुछ नहीं है। धन्यवाद।